वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अन अकेडमी एसएससी जेईई, ए वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल एएन एंड जेईई एग्जामिनेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बेहद ही जरूरी है। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के साथ साथ हमें हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए, ताकि जो कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पर हमारे इस यकीन बैच में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, इस यकीन बैच में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेईई के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू, जिसमें आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन है, बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाले भी क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम असर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, ताकि आपके जो सोचने की जो एबिलिटी है, जो आप लॉजिक समझ रहे हैं चीजों का, वो अच्छे से समझ पाए। तो मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट विशाल सर, सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलिए हमारे अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, और ये सभी सब्जेक्ट्स में आप लोगों के साथ डील करता हूँ। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज दिस रेफरल कोड विशाल 11 टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस। और अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करते हैं तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस के जो लिंक होंगे, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो आप कोई भी स्पेशल क्लास मिस नहीं करेंगे। अनअकैडमी स्पेशल क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। तो आज के लिए और कल के लिए जो स्पेशल क्लास है उसको हमने होल्ड पर रखा गया है। परसों से आपकी वापिस से स्पेशल क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, तो तब तक आपकी जो बाकी जो स्पेशल क्लासेस है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी है, उनके बारे में आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी चीजों का कंप्लीट रिवीजन भी करवा रखा है, तो आप उन क्लासेस को विजिट कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कवर अप कीजिए, ताकि जब हम वापिस से कंटिन्यू करेंगे स्पेशल क्लास तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोफाइल पर फॉलो कर लीजिएगा, विशाल शर्मा नाम है, उसको फॉलो कीजिएगा। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और फ्री स्पेशल क्लास देख रहे हैं, तो आपसे इनविटेशन कोड पूछा जाएगा। उस इनविटेशन कोड की जगह आपको यहाँ पर लिख देना है विशाल 11। जैसे आप ये इनविटेशन कोड विशाल 11 लिखते हैं, तो आपके सारे फ्री जो प्लान्स होते हैं अनअकैडमी के द्वारा जो आपको दिए जाते हैं, वो सारे फ्री प्लान्स अनलॉक हो जाएंगे। फ्री प्लान्स में जैसे आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस आती हैं, उससे भी आपकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके, आपके जो अगर हम बात करें क्विजेज आप देख सकते हैं, कॉम्बैट आप देख सकते हैं। तो जितने भी फ्री प्लान्स होते हैं उन सभी को एक ही बार में अनलॉक करने के लिए आप ये वाला इनविटेशन कोड यूज में ले सकते हैं। तो हमने हमारा सेशन स्टार्ट कर दिया था कल, और परसों हमने क्या किया था, 40 क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 40। तो 6 + 40 46 स्लाइड पर अब हम पहुंच जाते हैं, और कल से आगे आने वाली चीजों पर हम डील करते हैं, है ना। चलिए, हाँ, 33 क्वेश्चन हो गया ये, 36, 37, 39। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको एज एन असाइनमेंट दिया था कल, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या था असाइनमेंट में, उसको ध्यान से पढ़ो और उसका मुझे आप आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ एन एयर फिल्ड बैलून रिलीज फ्रॉम द ग्राउंड गोज अप until it reaches a certain elevation and floats in the air। बैलून में भी हवा, और जब हम उसको हवा भर के उसमें छोड़ते हैं, तो मान लीजिए अगर बैलून की हवा गर्म है, तो हवा उसमें गर्म होने के कारण उसकी डेंसिटी, जो बैलून के अंदर जो हवा होगी उसकी कम होगी। अब जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो ऊपर जाएगा, और ऊपर तब तक जाएगा जब तक कि उसकी डेंसिटी ऊपर वाले एटमॉस्फेयर की एयर की डेंसिटी के इक्वल ना हो जाए। और जब वो ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा, तो वहां फ्लोट करने लगेगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, विद इंक्रीज इन द एलिवेशन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इंक्रीजेस। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण डेंसिटी डिक्रीज होती है। जिसके कारण क्या होती है? डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब बताओ क्या ये सही लिखा है? क्या ये सही लिखा है? विद इंक्रीज इन द एलिवेशन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर ऑफ द एयर विल बी डिक्रीजेस। एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है? एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा भाई लोगों, इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन सी।
है ना। 39 का जो ये आपका क्वेश्चन है, इस 39 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपका जो इसमें रीजन दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है। अब क्लोज्ड सिस्टम कौन सा सिस्टम है, ये भी मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और बहुत कम स्टूडेंट्स लोगों ने आंसर दिया, ये तो गलत बात है ना। हम आपको असाइनमेंट देते हैं, हमारे लिए थोड़ी देते हैं, आप लोगों के लिए तो देते हैं, आप लोगों के लिए तो देते हैं। तो आपको सभी असाइनमेंट के आंसर करने चाहिए, जितने भी बच्चे लोग ये आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो इट इज माई ड्यू रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आप प्लीज अपने असाइनमेंट के आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिया कीजिए। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी मास का एंटरटेन नहीं होता, कोई भी मास इंटरेक्शन नहीं होता बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस इज द क्लोज सिस्टम। लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क। तो मास डजंट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दो एनर्जी में डू सो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलो आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए और इसका हमें पहले तो मैच द फॉलोइंग कर लो, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, है ना। पहले तो मैच द फॉलोइंग ही कर लो, फिर हम आपको इसमें ऑप्शन दिखा देंगे। अब दिखने लगे होंगे, है ना। मैच द फॉलोइंग करो, फिर आपको ऑप्शन इसमें दिखेंगे। देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में आपको कुछ दे रखा है, लिस्ट 2 में आपको चीजें दे रखी है। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन ए सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज ए क्लोज्ड सिस्टम। तो ए का हो जाएगा भाई आपके 3। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 3। एनी प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब सिस्टम आपका ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, और मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है 2। और ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई साइकिल नहीं है दुनिया में, प्रैक्टिकल कोई साइकिल नहीं है जिसमें 2 प्रोसेस से काम चल जाए, 2 प्रोसेस से काम चल जाए। पल्स जेट इंजन में भी कम से कम 3 प्रोसेस चाहिए होते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल होती है जिसमें 2 प्रोसेस से हम एक साइकिल बना देते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा आपके 4। बी का हो जाएगा 4। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन, मैटर का इंटरचेंज किस टाइप के सिस्टम में पॉसिबल होता है? वो होता है आपके ओपन सिस्टम में। तो यहाँ हो जाएगा 1। क्वांटिटी ऑफ मैटर विच इज अंडर द कंसिडरेशन इट इज नोन एज अ सिस्टम। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई लोगों, आज मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिस क्लास इज गोइंग टू बी प्रीमियर। ये आपकी क्लास प्रीमियर होने वाली है। तो जब प्रीमियर होती है तो वो लाइव नहीं होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये क्लासेस लाइव चल रही है, तो आपके लिए ही एक तो होता है डायरेक्ट पब्लिश कर देना कर देना, एक होता है प्रीमियर करना। तो जैसे लाइव चलती है उसमें हम आपका रिप्लाई कर सकते हैं, जो प्रीमियर चलती है उसमें हम आपका रिप्लाई नहीं कर सकते, वो एज ए आपको शो की तरह नजर आता है कि ये लाइव शो चल रहा है। और एक होता है पब्लिश करना, कि अचानक से सीधी की सीधी 1 घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए। तो पब्लिश करने से अच्छा है कि वीडियो को प्रीमियर किया जाए, ताकि आप गिवन टाइम ड्यूरेशन में उन क्वेश्चंस को भी क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तो 41 का जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज रिपीटेड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। एन इनफाइनाइट, एन इज द इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस का इंडेक्स होता है। ये भी बताता है कि प्रोसेस का स्लोप किसके इक्वल है। अब जैसे एन इनफाइनाइट है तो प्रोसेस का स्लोप इनफाइनाइट है, एन जीरो है तो उस प्रोसेस का स्लोप जीरो है, प्रोसेस का स्लोप जीरो है। तो मिनिमम स्लोप होता है जीरो, मैक्सिमम स्लोप होता है इनफाइनाइट। तो मिनिमम स्लोप किसका होता है? मिनिमम स्लोप होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, मैक्सिमम स्लोप होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का। तो n की वैल्यू जीरो है तो मतलब मिनिमम है, तो यह है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का, तो d का हो जाएगा 1। d का हो जाएगा 1, d का हो जाएगा 1। अब देखिए, अगर d 1 है, d 1 है तो ऑप्शन बी नहीं है और ना ही ऑप्शन
डी है। तो ए का तो 4 है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 2 का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा आपके 1.4। तो 4 3 2 1, ये तो भाई गिनती बन गई, ऑप्शन ए। कल एक चीज भी मैंने आपको याद दिलाई थी कि जो आपका ये है ना, जो आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज होता है, ये चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो स्लोप होता है आपके प्रोसेसेस का, वो इंक्रीज होता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43, बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43? ध्यान से पढ़िए। reduced pressure is a, basically it is a factual data based question। 2011 में आया था ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब जिसने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा वो तो इसका आंसर दे देगा, जिसने पहले नहीं पढ़ा होगा तो टेंशन मत लो, याद कर लो, टेंशन मत लो, याद कर लो। बताओ 43 का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43? सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, भले ही मैं आपका कमेंट का आंसर नहीं दे रहा हूं। आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट, है ना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा वेन एवर आई विल बी फ्री। ओके, तो आप सभी को चैट सेक्शन में भी क्वेश्चंस का आंसर का रिप्लाई देना है, और ये वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको उसमें रिप्लाई देना है, जो भी मैं आपको लास्ट में असाइनमेंट दूंगा आज। तो ये होता है आपका मित्रों डायमेंशनलेस। क्या होता है? डायमेंशनलेस, इसका याद रखिएगा आप, डायमेंशनलेस। 44 नंबर क्वेश्चन पर आइए। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड वन। सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम आइसोलेटेड कहलाता है, लेकिन कब? बताओ, सिंपल सा है। आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम का एक स्पेशल केस होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम का एक स्पेशल केस होता है। क्या होता है? एक स्पेशल केस होता है। अगर आपका क्लोज्ड सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड हो, परफेक्टली इंसुलेटेड हो, उस केस में वो आपका सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में जो आप यूनिवर्स पढ़ते हो, है ना, फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जो आप यूनिवर्स पढ़ते हो, यहां जो आपको नजर आ रहा है वो यूनिवर्स नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का यूनिवर्स अलग होता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। सबसे पहले में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ये सराउंडिंग है ये क्या बला है। सिंपल सा चीज है, सराउंडिंग क्या चीज है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, जो सराउंडिंग होता है वो क्या होता है? सराउंडिंग वो स्पेस होता है जहां तक आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम की फीलिंग ले सकते हो। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जहां तक इफेक्ट नजर आता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो जैसे आपने अपने रूम में एसी लगाया तो रूम के अंदर तो कूलिंग कूलिंग फील होगी, लेकिन एसी जब बाहर गर्म हवा को रिजेक्ट करता है, हीट को रिजेक्ट करता है इन्वायरमेंट में, तो उसका इफेक्ट जितने एरिया में फील होता है उसे हम उस सिस्टम की सराउंडिंग कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में लगी हुई एसी से जयपुर में गर्मी फील होने लगेगी, ऐसा थोड़ी ना है। थोड़ा बहुत आसपास का जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, वो एरिया उस सिस्टम के इफेक्ट के कारण गर्म हो रहा है। तो जो एरिया सिस्टम के इफेक्ट के कारण गर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। क्या कहते हैं? सराउंडिंग। और जब सिस्टम और सराउंडिंग को हम जोड़ दें, सराउंडिंग इज ऑल्सो सिस्टम, सिस्टम और सराउंडिंग को जब मैं जोड़ दूं, जब मैं मेरे दो सिस्टम को जोड़ दूंगा तो मुझे जो सिस्टम मिलेगा वो होगा यूनिवर्स, वो होगा यूनिवर्स। और यूनिवर्स
फ्रॉम द थर्मोडाइनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कोई एनर्जी का इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, ना ही यूनिवर्स के अंदर कोई मास इंटरेक्शन हो रहा है, तो ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही मास का इंटरेक्शन हो रहा है। तो यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसी के साथ आपका जो परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क होता है वो भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पर आ जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही कोई एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ना ही कोई मास का इंटरेक्शन होगा, किसी भी चीज का इंटरेक्शन नहीं होगा। मास एंट्रोपी एनर्जी ट्रांसफर मास ट्रांसफर आर जीरो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें याद करने में काम आएगी। अब यहाँ प्रेशर कुकर को देखो और सेंट्रीफ्यूगल पंप को देखो। कल ही हमने प्रेशर कुकर की बात की थी, जब सीटी बैठी हो तो क्लोज सिस्टम, सीटी ऊपर उठी हो तो ओपन सिस्टम। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा सीटी ऊपर ही उठी रहती है बाद में बैठती है, नहीं, 90% टाइम में सीटी बैठी रहती है। तो इसे हम यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम कंसिडर करेंगे, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा इसे हम यहाँ पर ओपन सिस्टम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वाटर एंटर होता है, वाटर बाहर निकलता है, और एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर जाती है, और फिर वो आपकी रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी का इंटरेक्शन भी है, मास का भी इंटरेक्शन है। तो एनर्जी मास इंटरेक्शन दोनों होने के कारण ये आपका सिस्टम आपका कहलाएगा ओपन सिस्टम। तो यहां से आप याद रखिएगा, ये आपका है ओपन सिस्टम। नया क्वेश्चन क्या बनेगा? नया क्वेश्चन ये बनेगा कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन सा सिस्टम है, बताओ। बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन सा सिस्टम है? इट इज यूज्ड टू मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ये फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के काम आता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन सा सिस्टम है, बताओ। बॉम्ब कैलोरीमीटर इजी सा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर यहां से आप देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को छोड़ के सभी क्लोज्ड सिस्टम है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को छोड़ के सभी क्लोज सिस्टम यहां पर कंसिडर किए गए हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर, नया क्वेश्चन बन सकता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा है? क्लोज्ड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। हाईली रेरिफाइड गैसेस, हाईली रेरिफाइड गैसेस कौन से कंसेप्ट में अपनी मात खा जाता है? कौन सा कंसेप्ट इन गैसेस के लिए वैलिड नहीं होता? इसके पीछे एक कहानी सुनाऊंगा मैं। हाईली रेरिफाइड गैसेस में कौन सा कंसेप्ट अपनी वैलिडिटी खो देता है? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास दो सिस्टम हैं, हमारे पास दो सिस्टम है ना। थर्मोडायनेमिक की स्टडी दो टाइप से होती है, इसमें स्पेस नहीं दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास दो सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम वन, दिस इज द सिस्टम टू। दो सिस्टम है, देखिएगा। एक सिस्टम में ये मॉलिक्यूल है, देखो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है भैया गैसेस के मॉलिक्यूल, यहाँ भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, बताओ। एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। मुझे आप एक बताइए कि कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसकी आप स्टडी एक एक मॉलिक्यूल पर फोकस करके कर सकते हो। मान लीजिए दिस इज द सिस्टम ए, दिस इज द सिस्टम बी। कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिस पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर फोकस किया जा सकता है? ए में या बी में? सभी लोग आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग यू इट डजंट मीन आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स, है ना। तो मन में आंसर दो, मन में, तो मन की बातें यहां तक पहुंचेगी। ऐसा कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर फोकस किया जा सकता है, एक एक मॉलिक्यूल को ध्यान से देखा जा सकता है? तो जो सिस्टम ए है, इस सिस्टम ए में आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हो। और मैं कह सकता हूं
कि यहां पर आप स्टेटिस्टिकल अप्रोच लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? स्टेटिस्टिकल अप्रोच लगा सकते हो। यहां पर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर फोकस करके उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड करके आप उनकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द सिस्टम बी। सिस्टम बी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक मॉलिक्यूल पर फोकस कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आपको एवरेज स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मैक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मैक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। और हम यही स्टडी करते हैं। अगर हम यही स्टडी करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्या बोलते हैं? क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। मार्केट में जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की बुक है वो सभी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है। अब मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है, देखो अब ध्यान से। मान लो ये आपका एक मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है ना, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहाँ पर इनका जो मीन फ्री पाथ है, यहाँ नजर आ रहा होगा कितना छोटा है। मीन फ्री पाथ मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और मॉलिक्यूल का साइज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर, तो उनका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ऐसा फील होगा कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास में हैं, एक के बाद एक के बाद एक रखे में। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सिस्टम की डायमेंशन, जब आपके सिस्टम की डायमेंशन आपके मीन फ्री पाथ से ज्यादा हो, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज्यादा क्लोज हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम है कंटिन्यूअस विदाउट एनी वॉइड। हमारा सिस्टम है कंटिन्यूअस विदाउट एनी वॉइड, या हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम का साइज डी मीन फ्री पाथ से ज्यादा है, मीन फ्री पाथ से ज्यादा है। नाउ ए सिस्टम को देखो, ए वाले सिस्टम में मीन फ्री पाथ को देखो और सिस्टम के साइज को देखो। ए वाले में मीन फ्री पाथ को देखो और सिस्टम के साइज को देखो। ए वाले सिस्टम में क्या है, ए वाले सिस्टम में मीन फ्री पाथ ज्यादा है, सिस्टम का साइज छोटा है, सिस्टम का साइज छोटा है। इस केस में कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता। इस केस में कंसेप्ट ऑफ जो कंटिन्यूम है इज नॉट वैलिड। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज नॉट वैलिड। तो समझ में आया कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कब वैलिड होगा? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम तब वैलिड होता है जब आपका मैटर कंटिन्यूअस हो। और मैटर कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि हमारे सिस्टम का साइज, हमारे मॉलिक्यूल जिसको मैंने सिस्टम कंसीडर किया है, उसका साइज मीन फ्री पाथ से ज्यादा हो। Concept of continuum will loses its validity when mean free path will be more than the size of the system. When mean free path will be more than the size of the system. तो रेरिफाइड गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो सिस्टम ए में देखो डेंसिटी बहुत कम है, सिस्टम बी में डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब डेंसिटी बहुत कम होती है तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम विल लूजेस इट्स वैलिडिटी। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम विल लूजेस इट्स वैलिड। डेंसिटी बहुत कम, एक स्पेस में बहुत कम मॉलिक्यूल्स है तो मतलब डेंसिटी बहुत कम, डेंसिटी बहुत कम है तो मॉलिक्यूल ज्यादा दूर है, और मॉलिक्यूल ज्यादा दूर है तो उनके बीच का मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स एटम्स बहुत सारे होंगे तो उनके बीच का स्पेस बहुत कम होगा। हमें ऐसा फील होगा कि मैटर इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी वॉइड। तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी में हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत कम होता है और मीन फ्री पाथ, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजंस,
उससे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए हायर डेंसिटी की हम स्टडी करते हैं मैक्रोस्कोपिक में, और कम डेंसिटी वाले की हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होता, बिकॉज रेडिफाइड गैसेस का मीन फ्री पाथ ज्यादा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। नया क्वेश्चन क्या बन सकता है? नया क्वेश्चन ये बन सकता है कि जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। जब आप हायर डेंसिटीज पे जाते हो, हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हो, तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो हम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट अगर हमें माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर की स्टडी करनी है तो हमें हाई एल्टीट्यूड्स पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हाई एल्टीट्यूड्स पर, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम है तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी, डेंसिटी ज्यादा है तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी। ऐसी स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी, दोनों में से कौन सी स्टडी करना आसान है? ऑब्वियसली मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि हमें इसमें एक एक पर ध्यान नहीं देना पड़ता। अरे आपके 100 बच्चे होंगे तो 100 पर एक एक पर ध्यान थोड़ी दे पाओगे। तो हम यहाँ पर एवरेज बिहेवियर स्टडी करते हैं। कैसे? सिस्टम में थर्मोमीटर लगाया और टेम्परेचर चेक कर लिया, खत्म कहानी। सिस्टम में प्रेशर गेज लगाया, प्रेशर चेक कर लिया। सिस्टम की डायमेंशन नाप ली, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। सिस्टम को वेइंग मशीन पर रख दिया, मास कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम मास आ गया, डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। मैक्रोस्कोपिक स्टडी करना बेहद आसान होता है, जबकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना बेहद ही मुश्किल होता है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? 44 के बाद हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था 45, और ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था 46। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 47। आंसर बताइए इसका। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इस क्वेश्चन में ट्रैप है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट दिस इज एन आइडियल गैस थर्मोमीटर। बेसिकली दिस इज एन आइडियल गैस थर्मोमीटर। कैसा है? आइडियल गैस थर्मोमीटर है। और अगर ये आइडियल गैस थर्मोमीटर है तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है? जब प्रेशर बहुत ही कम हो और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर अगर बहुत कम होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर रहेंगे तो कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो आइडियल गैसेस में कोहेसिव फोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, नेग्लिजिबल, जीरो कोहेसिव फोर्स। पढ़ो, एट लो प्रेशर, बी में दे रखा है हाई प्रेशर, सी में दे रखा है लो प्रेशर, डी में दे रखा है हाई प्रेशर। तो भाई हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा लो प्रेशर वाला। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये गलत हो गया। एट लो प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता है वो तो प्रेशर, और अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ही प्रेशर है तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। तो इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, एट लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 48। काफी बार ये क्वेश्चन आया है, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ। ये 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन से ये 900 केल्विन हो जाएगा। 900 केल्विन को हम लिख सकते हैं 627 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नाम में इसका आंसर छुपा है, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। बताइए किस पर डिपेंड करती है सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ सभी, सभी लोगों को आंसर देना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? सभी लोगों को चैट सेक्शन में आंसर देना है, ओके? तभी एंगेजमेंट बढ़ेगा, अदरवाइज दिक्कत करेगा। तो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड करता है, सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन। इवन आपकी इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी पॉइंट फंक्शन है, ये भी क्या है? पॉइंट फंक्शन। 50 नंबर का आंसर बताओ क्या होगा? जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टेट्स दैट फॉर ए साइकिल change of pressure is proportional to temperature change, change of volume is proportional to temperature change,
change of internal energy is proportional to temperature change, sum of all heat transfer is proportional to sum of all work transfer। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। जूल्स एक्सपेरिमेंट, जूल्स एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है ना। जूल्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है ना, इसे हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या है ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या है आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो नेट हीट इंटरेक्शन होता है वही आपका नेट वर्क इंटरेक्शन हो सकता है। और मैं कह सकता हूं कि जो मेरा नेट हीट इंटरेक्शन होगा वही मेरा नेट वर्क इंटरेक्शन होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले साइकिल के लिए आया था। इसके लिए साइकिल के लिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप कहो कि सर आप प्रूव कर दो, तो मैं यहाँ साइकिल के लिए प्रूव नहीं कर सकता। इसका एक्सपेरिमेंट भाई साहब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला है। पेन और पेपर से प्रूव नहीं कर सकते इसको। जूल बाबा ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकाला था। तो सम ऑफ ऑल हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर। क्लियर है? साइकिल के लिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आया था, उसके बाद हमने उसको प्रोसेस के लिए निकाला था। तो किसी प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं, किसी प्रोसेस के लिए क्या होगा? किसी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये प्रोसेस के लिए, और जो नीचे वाला मैंने लिखा है वो साइकिल के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स में साइकिल के लिए अलग एक्सप्रेशन होते हैं, प्रोसेस के लिए अलग एक्सप्रेशन होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा? डिफरेंस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए आप यहाँ पर। सिंपल सा इंसुलेटेड कंटेनर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए और बी, बीच में डायफ्राम लगा है। ए में गैसेस हैं, प्रेशर पी टेम्परेचर टी पर, बी इवेक्यूएटेड है। डायफ्राम में थोड़ा सा पंचर किया जाता है, छोटा सा होल किया जाता है, और ए कंपार्टमेंट में जो भी गैसेस होती है वो बी में आ जाती है। यहाँ ऐसे लिख दिया, ए कंपार्टमेंट में जो भी गैसेस होती है वो बी में आ जाती है। किस में आ जाती है मित्रों? बी में। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा फोकस करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा फोकस करोगे आंसर आ जाएगा। तो एक इंसुलेटेड कंटेनर है, कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, है ना, कोई भी हीट इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा। तो ये इंसुलेटेड कंटेनर बनाओ। दिस इज द इंसुलेटेड कंटेनर। कल अपने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के, ये आपका इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर। इसके अंदर है डायफ्राम, दिस इज द डायफ्राम, और इसमें है आपकी गैसेस। भैया इसमें है आपकी गैसेस, ये रही गैस, ये रही गैस, ये रही गैस, ये गैसेस हैं। ये कंपार्टमेंट है ए, इसमें गैसेस, ए कंपार्टमेंट में गैसेस हैं। ए कंपार्टमेंट में है गैसेस। ना सुनिए, दिस इज द कंपार्टमेंट ए, दिस इज द कंपार्टमेंट बी। यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया। जब छोटा सा होल करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रेशर पी है, यहाँ पर प्रेशर नहीं है, यहाँ है वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम है। तो जब आपका हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर गैसेस का गमन होगा, गैसेस जब यहाँ से जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। और इस एक्सपेंशन में क्या हो रहा है? इस एक्सपेंशन में जो गैसेस ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में जा रही है, इन गैसेस को कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हो रहा है आपका फ्री एक्सपेंशन। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन जो होता है, या फिर वैक्यूम अगेंस्ट जो वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट जो वैक्यूम होता है, उसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। अब यहाँ पर देखिए फ्री एक्सपेंशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जब मैं छोटू सा यहाँ होल करूंगा, छोटा सा होल करने पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स
पास में आ जाएंगे और एक दूसरे से टच होते हुए उस छोटे से होल से निकलने का प्रयास करेंगे। तो जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टच होंगे, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होने के कारण ये प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल बन जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो होता है एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन में आपको कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती, बस छोटा सा पंचर किया, गैसेस खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाती है। तो इसमें जो आपको वर्क मिलता है वो मिलता है जीरो। क्या मिलता है? वर्क मिलता है जीरो। क्लियर है? क्योंकि ये एडियाबेटिक यहाँ हमने कर रखा है, तो डेल क्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। डेल डब्ल्यू भी जीरो, डेल क्यू भी जीरो, डेल डब्ल्यू जीरो, डेल क्यू जीरो, तो डी यू भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डी यू जीरो मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू जीरो। मैं यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा। बात आ रही है समझ में? तो मान लीजिए दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस। तो ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब वो यहां से निकल रहे होंगे तो पास पास में आएंगे, और जब पास पास में आएंगे तो ड्यू टू द फ्रिक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद जब ये दीवारों से जाके टकराएंगे उस कंटेनर की, तो अपनी वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, और जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं है, फिर भी इसका इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम है। कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तब कहलाता है जब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर को देख के कभी भी ये मत कहना कि सर ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। फ्री एक्सपेंशन इज नॉट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, बट स्टिल इट्स चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम होता है। इसलिए यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होने के कारण हम ये नहीं कहेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम सिर्फ यही कहेंगे कि इसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होता है, जिसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है। और जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो होगा। अब चेंज इन एंथैल्पी जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि एंथैल्पी कांस्टेंट है, नहीं, एंथैल्पी में चेंज जीरो है। इनिशियल और फाइनल एंथैल्पी सेम है, तो एंथैल्पी में चेंज जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंज जीरो आ रहा है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, है ना। 52, अगर किसी सिस्टम के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है थ्रू ए फाइनाइट ग्रेडियंट इज इनफाइनाइटली लार्ज, किसी सिस्टम के द्वारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लिया जा रहा है अगर वो बहुत ही ज्यादा हो जाए, वो इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए, मतलब एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस हो, तो उस केस में वो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल बन जाता है। कल ही मैंने बात की थी कि जो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिवर्सिबल बन जाएगा। एडियाबेटिक का इसमें कोई सीन ही नहीं है, एडियाबेटिक में डेल क्यू जीरो होता है। आइसोथर्मल का सीन ही नहीं है इसमें, है ना। रिवर्सिबल का भी सीन नहीं, इरिवर्सिबल का भी सीन नहीं है। 53 पर आइए। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? देखिए इंटरनल एनर्जी होता है एम सी वी टी, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी में बात कर सकता हूँ एम सी वी डी टी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मास पर, अरे भाई मॉलिक्यूलर वेट पर। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सीवी पर, सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। और इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मतलब डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा कॉलिजन्स वगैरह होगा, जितना ज्यादा कॉलिजन उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, है कि नहीं। तो एम सी बी डी टी, तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अब मन में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कल ही हमने बात की थी, मोनोएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैस, इन तीनों की कल हमने चर्चा की थी। जब हमने इन तीनों की कल चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था
कि गामा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, बताया था ना। वही चीज हमने यहाँ अप्लाई की है। सीवी भी डिपेंड करता है कि आपकी गैस कैसी है, आपकी गैस कैसी है। तो चलिए सीवी पर अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, सीपी एंड सीवी पर। देखिए गामा की वैल्यू क्या थी, गामा की वैल्यू थी n+2 डिवाइड बाय n। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ n+2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय n डिवाइड बाय 2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सीपी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी, सीपी बार ले लेता हूँ, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ये होगा आर बार इंटू एन डिवाइड बाई टू, n+1 डिवाइड बाई टू, n+2 डिवाइड बाई टू, है ना। ऊपर आता है ना सीपी, ये होगा सीपी, ये होगा सीवी, बार लगा दो और इसको भी आर बार से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आर बार से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n+2 डिवाइड बाय 2। और सीवी की वैल्यू क्या होगी, आर बार इंटू एन डिवाइड बाय 2। व्हाट इज आर बार, आर बार इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर बार का वैल्यू क्या है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इसको आप जूल पर मोल केल्विन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जूल पर मोल केल्विन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर का किलो नीचे का किलो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। सीपी और सीवी बार यानी मॉलिक्यूलर, इन दोनों की यूनिट आपकी किलो जूल पर किलो मोल केल्विन में आएगी। केजी केल्विन वाली यूनिट हम याद नहीं रख सकते, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन वाली हम यूनिट याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट कर सकते हो। व्हाट इज एन, एन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्वेश्चन नंबर 54 पर आइए। बताओ। सिंपल सा, ध्यान से, ध्यान नहीं बनना। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, नेगेटिव टेम्परेचर स्केल आर इम्पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है जो कि 0 से शुरू होता है। केल्विन स्केल इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। इसने एब्सोल्यूट नाम ही नहीं लिया। जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बोला ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो रीजन में कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं लिखा। रीजन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि केल्विन स्केल टेम्परेचर स्केल है, जैसे डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में जाता है, क्यों जाता है, केल्विन नेगेटिव में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता। तो 1 और 2 करेक्ट तो है, पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है भाई। ऑप्शन बी। कौन से प्रोसेस इररिवर्सिबल है, कौन से प्रोसेस इररिवर्सिबल है। देखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों तो इररिवर्सिबल है ही। तो या तो ऑप्शन होगा सी या होगा ऑप्शन डी। एक को देखो, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं या खींचते हैं, मान लो खींचा, इसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी, जब हमने छोड़ा स्ट्रेन एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये प्रोसेस तो रिवर्सिबल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इज इट विजिबल टू यू? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी डजंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, पाथ फॉलोड बाय सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होती है, और इसी के साथ मैं लिख सकता हूँ ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, उसके लिए हम एक रिवीजन क्लास लाएंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें हम डील करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि किन्हीं दो एंड स्टेट्स के बीच चेंज इन प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगा, एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा अलग अलग प्रोसेस के लिए, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। पॉइंट फंक्शन है,
पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती। 57 पर आइए, बताइए आंसर क्या होगा। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट डू नॉट रिएक्ट विद इन देमसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज ए प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, होमोजेनियस मिक्सचर है। फ्लू गैसेस कैन बी ट्रीटेड एज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखो ऊपर क्या लिखा है कि होमोजेनियस मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस ट्रीट कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। नीचे क्या ऐसा लिखा है कि उनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम होता है, केमिकल एग्रीगेशन भी सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं लिखा, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट कतई नहीं होगा। फ्लू गैसेस में हो, फ्लू गैसेस होमोजेनियस मिक्सचर है तो उनका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल एग्रीगेशन है, वो भी सेम है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस की तरह, सॉरी प्योर सब्सटेंस की तरह, होमोजेनियस मिक्सचर की तरह ट्रीट की जा सकती है। प्योर सब्सटेंस का कुछ नहीं लिखा सेकंड वाले में, प्योर सब्सटेंस का कुछ भी नहीं लिखा सेकंड वाले में, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऊपर प्योर सब्सटेंस का जिक्र है, नीचे प्योर सब्सटेंस का जिक्र नहीं है, नीचे सिर्फ केवल और केवल होमोजेनियस मिक्सचर का जिक्र है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कौन सी गैसेस की Which one of the following substances constant specific heat at all pressure and temperature? सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर कौन से गैसेस की कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होती है? बताओ, कल ही डील किया है इसको, कल ही डील किया है भाई। कल ही तो डील किया है। देखो डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में क्या होगा कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन मोनोएटॉमिक गैस में कुछ नहीं है, चाहे उसका टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे उसका टेम्परेचर घटाओ, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही रहेगी, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही रहेगी। तो मोनोएटॉमिक गैस की जो स्पेसिफिक हीट्स होती है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर्स। मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, ओके, आर्गन, ये है ना, इस पे हमने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर आपके जो बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चन थे 58 क्वेश्चन 2018 तक, 1920 के अभी मैं नहीं लेके आ पाया, मुझे मिले नहीं, तो 2018 तक के जितने भी आपके 58 क्वेश्चन थे फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कंसेप्ट के आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ओके, चलिए इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी पर 17 फरवरी से हमारे टॉप एजुकेटर्स टॉप बैचेस लेके आ रहे हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन, जैसे CGL CHSL हो गया है ना, CET हो गया, उनके लिए अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द ऑनलाइन प्रिपरेशन एंड इट इज ऑल्सो बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी चीजें आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं तो आपको पता ही है कि किस तरीके से अनअकैडमी का इंटरफेस होता है। तो ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, तो ये हमारे डिफरेंट बैचेस लेके आ रहे हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हो और आप अपने नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी अच्छा बना सकते हो, ताकि जब आप JEN का एग्जामिनेशन देने जाओ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और ये बात मैं आई एम क्लियरली सेइंग टू एवरीवन, प्लीज डू नॉट इग्नोर द नॉन टेक्निकल पोर्शन, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉस्टलियर टू यू, क्योंकि 50% पोर्शन नॉन टेक्निकल है, 50% पोर्शन टेक्निकल है। तो जितने भी PSUs के एग्जामिनेशन होते हैं, जिनका भी सपना है PSU को ज्वाइन करना, तो नॉन टेक्निकल पोर्शन आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। तो सशक्त बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो 2020-21, इसमें आपको पूरा नॉन टेक्निकल करवाया जा रहा है। CET बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपका अगर कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहता है आप उनको ज्वाइन करवा सकते हो। AIMCGL 2020 एग्जामिनेशन इज ऑल्सो देयर, क्लियर है। तो ये सभी हमारे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी पर, जैसे ही आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यूज में ले सकते हैं ये वाला कोड विशाल11 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड आई विल आल्सो ट्राई टू सपोर्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी प्रिपरेशन। ओके, चलिए, दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स। वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। जुड़ने के लिए ऐसे एग्जाम गोल चूज करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके 1 साल या 2 साल का प्लान चूज करना है एंड यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड विशाल11 टू गेट डिस्काउंट ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और जो बच्चे लोग एक साथ फी पे नहीं कर सकते हैं वो EMI की हेल्प से फी को पे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड गिविंग सो मच प्रीशियस टाइम। मैं आप सभी का वार्म वेलकम करूंगा हमारे नेक्स्ट सेशन में भी, और आप सभी के वैल्यूएबल सजेशन का भी मुझे इंतजार रहेगा।
तो कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल सजेशन बिल्कुल भी देना ना भूलें। असाइनमेंट मैंने नहीं दिया क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन हमारे बेसिक कंसेप्ट के सॉल्व हो गए थे। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं वो चैप्टर उठाने वाले हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।